हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग के लिए हमने 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 का न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। देखो यार, एग्जाम जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसको मिड टर्म एग्जाम भी कहते हैं, वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आपके लिए सारा कंटेंट अवेलेबल है। बस आपको वीडियोज़ को देखना है और पढ़ के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे से एग्जाम दे के अच्छे मार्क्स निकालना है। तो ये सारी चीज़ अब आपके हाथ में, क्योंकि मैं रात दिन एक करके आपके लिए सारे कंटेंट डाल रखा हूँ। आपको इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको पूरा आपका साइंस 1 का, साइंस 2 का, मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश के ग्रामर राइटिंग स्किल्स, हिंदी के ग्रामर राइटिंग स्किल, मराठी के ग्रामर राइटिंग स्किल्स एंड ऐसे कई अनगिनत वीडियोस, चाहे वो वन शॉट हो, LMR रिवीजन वीडियोस हो, चाहे वो उड़ान बैच के लाइव रिवीजन वीडियोस हो, लाइव वाले सेक्शन में, ये सारा कंटेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर्स ढूंढो और उसमें आपके वीडियोस है, उसको देख लो। या तो यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसका नाम डालो और बाय JR ट्यूटोरियल लिखो, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे सर्च करके और आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल सीरीज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो आपका ग्रेविटेशन था, चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। फिलहाल मैं अब तक वो दोनों चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसको कंप्लीट करा दिए थे। आज एक और चैप्टर का न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं, जो कि है चैप्टर नंबर 5 हीट। अब इस चैप्टर में से बहुत कम चांस होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में न्यूमेरिकल्स का बहुत ज्यादा यूज होगा आप लोग का, खासकर जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे भी यूज भी होगा, साथ ही में जब आप 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम लेके फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अभी से ही क्लियर करना पड़ेगा। तो हीट के दो न्यूमेरिकल्स, मतलब 2 लेक्चर्स में लेकर आऊंगा, 3-4 न्यूमेरिकल्स है, 2 लेक्चर में हो जाएगा। तो आज पहला लेक्चर है हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप हमसे प्रीमियम बैच में पढ़ना चाहते हो, पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हो, तो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वहां पे पेड कोर्स का सेक्शन है, वहां पे 10th स्टैंडर्ड के लिए विश्वास बैच चल रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन बैच है। इसमें सारी सुविधाएं दी है और बहुत ही मामूली से अफोर्डेबल प्राइस में। आप चेक कर लो, अच्छा लगेगा तो जरूर से एनरोल कर लेना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, हीट का न्यूमेरिकल का, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखना, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। क्या बोल रहा है? हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर। यानी एक 5 किलो पानी है मेरे पास, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अगर हम गिवन लिखेंगे तो हमें जो है मास ऑफ वाटर दिया, यानी m दिया है, मास का वैल्यू दिया है पानी का, जो कि है 5 kg। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है पानी का वो पहले 20 डिग्री था, अब उसको बढ़ा के 100 डिग्री तक पहुंचाना है, तो हमें कितना हीट एनर्जी लगेगा। तो ये चैप्टर जब हमने पढ़ाया था, आपको तो याद होगा, तो उसमें एक वर्ड आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने देखा था कि कैसे हम कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को यहां से वहां बढ़ा देते हैं, और वो जो रेज होता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमें इन शॉर्ट हमें हीट एनर्जी का वैल्यू निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा हीट एनर्जी के लिए। ठीक है, हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला था, अगर मैं यहां पे लिखूं हीट एनर्जी, ध्यान देना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, हीट एनर्जी जो होगा यहां पे, उसका एक फॉर्मूला था जिसको हम Q भी बोलते हैं, दैट इज M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला। इसमें मास पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर, अभी यहां पे वाटर चल रहा है, वाटर है ना, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप यहां पे चेंज इन टेम्परेचर देखोगे तो 2 टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास, करेक्ट है। 2 टेम्परेचर कौन कौन सा दिया है, एक तो 20 दिया और एक 100 दिया। तो मैं यहां से चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकता हूं, यानी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर आ गया। और एक और चीज का रिक्वायरमेंट है सी का। सी मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जो पानी होता है उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, केजी डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, CW में लिखता हूं उसको, तो मैं लिखूंगा 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वैल्यू फॉर वाटर। या फिर आइस का भी इतना ही रहता है, अगर आप इसको कैलोरी पर ग्राम भी लिखोगे तो भी एक ही बात है, 1 किलो कैलोरी पर केजी लिखोगे तो भी वही बात है। तो आपको हमेशा रखना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली दिया भी रहता है कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, लेकिन आपको नहीं पता है तो याद रखना, आइस का हो, पानी का हो, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जिसको सी बोलते हैं, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी बोलते हैं, उसका वैल्यू 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये सारा वैल्यू जो है हमको पता है, इसमें बस डाल दो और कैलकुलेशन कर लो। चलो निकालेंगे हम लोग हीट एनर्जी का वैल्यू। तो मास का वैल्यू है 5 kg, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर हमने निकाला हुआ है 80। अब ये सारे वैल्यूज को आप क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 5 1 5 और 5 8 आए, 8 5 40, यानी 400 आ जाएगा वैल्यू। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी, कि किलो कैलोरी में लिया है ना हमने इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो ये हो जाएगा 400 किलो कैपेसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनल आंसर में कि जो हीट एनर्जी चाहिए, देयरफॉर द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर इज इक्वल टू 400 किलो कैलोरी। यानी 400 किलो कैलोरी का हीट अगर लगेगा तो जो टेम्परेचर था 20, वो 100 तक पहुंच जाएगा। कितना? 5 किलो पानी का, 5 किलो वाटर का। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स के लिए या फिर कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी पूछता है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकता है, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। क्या है आज का न्यूमेरिकल दूसरा, जो कि है इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट हैंगे, एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। मास दिया हुआ है 1 kg, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है उसका जो हमें मास दिया हुआ है दोस्तों, वो 1 kg दिया है। तो हम लोग गिवन लिख लेंगे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो टेम्परेचर ए का दिया है, इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री, मतलब ए का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से बढ़ रहा है, बी का टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ रहा है। तो दोनों के लिए अलग अलग मान लेता हूं। तो मान लो कि पहला टेम्परेचर ए के लिए बढ़ रहा है, उसको मैं T1 मान लेता हूं। तो T1 मान लेता हूं 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, और दूसरा जो बी है उसके लिए मैं मान लेता हूं T2, जो कि 5 डिग्री से बढ़ रहा है। हमें बोल रहा है कि विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का 1-1 किलो का वजन है, और वो दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ए का बढ़ रहा है 3 डिग्री से और बी का बढ़ रहा है 5 डिग्री से। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा रहेगा, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट नॉट कैपेसिटी, मोर स्पेसिफिक हीट, एंड साथ ही में क्या ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा है कौन से ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इक्वल हीट यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है इक्वल हीट गिवन। अगर इक्वल हीट दे रहेगा, इसका मतलब Q1 का जो वैल्यू रहेगा वो Q2 के बराबर रहेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट ए का रहेगा, या फिर इसको हम लोग 1 नहीं लिखते, ए और बी लिखते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा ना सुनने में। अगर मैं इसको ए और बी लिखूं तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो टी ए बोलता हूं इसको मैं, एक सेकेंड, इसको मैं टी ए बोलता हूं, इसको टी बी बोलता हूं। जैसे क्यू ए क्यू बी के बराबर रहेगा, एंड इज इक्वल टू क्यू लिख देंगे, मतलब क्यू ए और क्यू बी की जगह पे डायरेक्टली क्यू लिखा, यानी हीट लिख दिया तो भी चल जाएगा। तो ये चीज मुझे समझ में आ रहा है यहां तक कि भाई दोनों का हीट जो है वो इक्वल दिया हुआ है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जो अभी अभी हमने देखा कि क्यू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। m मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी होता है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, जो कि हमने अभी अभी देखा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं कि भाई इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था ए का 3 डिग्री से, तो इसको मैं डेल्टा और टी मान सकता हूं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर होना। तो एक्चुअल में उसको डेल्टा टी लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो डेल्टा टी ए ये है, डेल्टा टी बी ये है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि एम सी डेल्टा टी ए हो जाएगा इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बी हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे, दोनों का वजन सेम है क्या? दोनों का मास जो है वो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इसके लिए मैं सी ए लिखूंगा, मतलब जो स्पेसिफिक हीट है सी ए लिखूंगा, और इसके लिए सी बी लिखूंगा, क्योंकि ये बी ऑब्जेक्ट का है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि m मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा? मास, जो कि दोनों का सेम ही है, मास ऑफ ए मास ऑफ बी, दोनों सेम ही है ना, इसको आप ए लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पे भी वो चीज लिख सकते हो कि दोनों का जो मास है, यानी मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, और दोनों के लिए ही मैं डायरेक्टली मास लिखूंगा, तो चल जाएगा ना काम, ठीक है। तो यहां पे मत लिखो, फिर चल जाएगा, यहां पे मत लिखो, ठीक है, डायरेक्ट एम लिखो, मतलब दोनों का मास है वो सेम है, तो उसके लिए मैंने एम लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो, तो मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, वैसे ही मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी। अब यहां पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? देखो, इक्वल के इस तरफ मास है, तो ये मास और ये मास इक्वल के दोनों तरफ इक्वल है, तो सेम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है? अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ये सी ए जो है इसको इधर ही रखता हूं, देयरफॉर लिख रहा हूं यहां पे सी ए ऐसे ही लिखता हूं, ये सी बी जो है ये इक्वल के इस तरफ है, अगर ये सी ए के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो सी ए अपॉन सी बी हो जाएगा, एंड यहां पे इज इक्वल टू इस साइड डेल्टा टी बी था मेरे पास,
यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी ए नीचे उसके डिवाइड में, तो सी ए अपॉन सी बी मतलब क्या है मेरा, ये दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए का बी के रेशियो में आ जाएगा, एन इज इक्वल टू डेल्टा टी बी कितना है हमारे पास 5 है और नीचे आ जाएगा 3। तो मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/3। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, तो देख के बता दो यहाँ पे कि सी ए का 5 है सी बी का 3 है, तो मतलब क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए जो होगा वो क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो आप लोग क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी जो दिख रहा है यहाँ पे ए का जो है 5 है बी का 3 है, तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो हमने बता दिया कि दोनों में से किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ए का ज्यादा है, और यही हमें क्वेश्चन पूछा था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने आराम से इसको सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है यहां तक तो भाई, बहुत इजी था, और मुझे लगता है आपको समझ में भी आना चाहिए ये चीज, इतना डिटेल में और इतना कंसेप्चुअलाइज तरीके से हमने आपको सिखाया। एक और न्यूमेरिकल में लेना चाहता हूं जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में आए नहीं आए उसका मैं 100% नहीं गारंटी लूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एग्जाम वाले यानी जो पेपर सेट करते हैं उनके मन में अगर आएगा ना, जो अगर मेरे जैसा वो सोचेंगे तो ये तो जरूर डालेंगे क्वेश्चन, या फिर इसके जैसा डालेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि लिक्विड अमोनिया है इज यूज इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। आपको पता ही है कि बर्फ बनता है पानी से ही, लेकिन जब आप पानी से बर्फ जमाते हो तो जो आइस मेकिंग फैक्ट्रीज जो होती है, जो बर्फ जमाती है, वो लिक्विड अमोनिया जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि लिक्विड अमोनिया यूज किया जा रहा है, तो अगर पानी को इफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू केजी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल रहा है कि जब पानी 20 डिग्री पे था उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, 2 की जो आइस पे, तो वो कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जा रहा है। समझ रहे हो कि मतलब जो बताने की कोशिश कर रहा है, हमें बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, मतलब ऐसे कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया को इवापोरेट करना पड़ेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक एक करके समझना पड़ेगा तो ही आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन, ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले मास दिया हुआ है 2 kg का, तो मास ले लेंगे, m1 ले लेता हूं उसके लिए 2 kg। मास दिया है मेरे पास 2 किलो का, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है मेरा, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है भाई, 0 था, मतलब 20 डिग्री था पहले, पानी से बर्फ बनता है ना, तो पानी 20 डिग्री पे था, उसको जब कन्वर्ट किया गया तो वो बन गया 0 डिग्री। तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरे लिए, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। 20 माइनस 0 इज 20, ठीक है ना, ये आ गया मेरा चेंज इन टेम्परेचर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो सभी लोग को पता है कि 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है इसका वैल्यू, ये आपको याद भी रख लेना है क्योंकि ये यूज होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये इतना चीज दिया हुआ है। ओके, अब एक और चीज आपको याद रखना है कि जो स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो बहुत अच्छे से समझना कि जो वाटर की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जो इवापोरेशन हो रहा है वो अमोनिया का हो रहा है, ठीक है ना, अमोनिया का इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी का बर्फ बन रहा है या फिर बर्फ से पानी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें फ्यूजन आ रहा है। तो अगर हम आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले सकते हैं 1 किलो कैलोरी, तो हम लोग ये भी ले सकते हैं कि भाई जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है बर्फ का, वो एक वैल्यू जो आपको याद मैंने करवाया भी था, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लेना, वो है वो दोस्तों 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो उसको किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं, तो 80 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत आएगा क्या, ठीक है, बहुत ईजी है ये फंडा। मैंने क्या बताया कि अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जब बात करते हैं, तो वहां पे जो आइस होता है या फिर वाटर होता है, वहां पे उसका जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसको हम केजी और किलो कैलोरी और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, पर केजी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसका यूनिट क्या होता है चेक कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, किलो कैलोरी, हाँ डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, स्पेसिफिक नहीं है ना, हाँ ये आएगा किलो कैलोरी पर केजी, ये ठीक है। ये आ गया किसका वैल्यू, आपके आइस का आ गया, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो चाहिए तो,
ये जो L1 हमने निकाला है ये किसका आया है, आइस का आया है, यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ है, तो इसको L2 मान लो, किसका, अमोनिया का। वेपराइजेशन की बात हो रही है तो उसका वैल्यू तो डायरेक्टली लिख के दिया इन्होंने, 340 कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर ग्राम। इसको मैं लिख सकता हूँ 341 किलो कैलोरी पर केजी, लिख सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है ना, किलो कैलोरी पर केजी लिख दिया, दोनों को वैसा बना दिया। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई कितना ग्राम ऑफ अमोनिया लगेगा इवापोरेशन में, तो मतलब पहला जो मास दिया है वो वाटर का दिया हुआ है 2 किलो पानी, लेकिन अमोनिया कितना लग रहा है, यानी मास 2, यानी M2 जो है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी, यहां तक देखो ये गिवन समझ में आ गया, यानी M2 जो है वो हमें जो अच्छा है कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। अब यहां पे मुझे बताओ, सबसे पहली बात तो पानी जो है बर्फ बन रहा है, तो पानी जब बर्फ बनता है तो अपने अंदर का हीट वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है, तो पानी जो है वो हीट लॉस कर रहा है, क्योंकि जब हीट लॉस करेगा तभी तो 20 से 0 पे आएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर निकालेंगे, जिसको मैं Q1 मानता हूं। चलो, तो पहले हम निकालेंगे Q1 जो कि है हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है मेरा, mc डेल्टा टी, लेकिन साथ ही में यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी यूज होगा, तो m1 इंटू L1 प्लस हो जाएगा इसमें। तो हम लोग निकालेंगे m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी प्लस m1 दैट इज मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय L1 यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, वाटर का, आइस का वैल्यू। ठीक है ना, तो यहां पे मास किसका यूज होगा, m1 यूज होगा क्योंकि वाटर का है, c किसका यूज होगा, वाटर का, और डेल्टा t किसका यूज होगा वो तो दिया हुआ है m1 एनुअल। तो इसमें अगर मैं वैल्यू निकालूं और सॉल्व करूं तो मास है मेरा 2 kg मल्टीप्लाई बाय Cw यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 1 है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t का वैल्यू 20 है, प्लस मास m1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय L1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 80। और इसको मैं अगर पूरा पूरा सॉल्व कर दूं तो हमारे पास कुछ वैल्यू मिलेगा, दैट इज 2 1 2 2 20 2 4 40, 400 यहां पे आया मेरे पास। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लोगे तो। ये आ गया मल्टीप्लाई करके 400 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 160, बराबर। हमारे पास Q1 का वैल्यू आ गया, दैट इज हीट लॉस्ट बाय वाटर, कितना आ गया 560। ठीक है किलो कैलोरी। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा, एक वैल्यू आ गया। बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। तो एक वैल्यू यहां तक हमने निकाल दिया। क्या क्वेश्चन बोला था कि हीट लॉस्ट बाय वाटर, लेकिन भाई पानी जब हीट लॉस्ट कर रहा है, ठीक है, हीट लॉस्ट कर रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, उसको कोई तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो जब पानी हीट लॉस्ट कर रहा है तो अमोनिया का यूज किया जाता है टू मेक द आइस, तो कोई तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा पानी का, तो वो कौन करेगा, अमोनिया करेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय अमोनिया, हीट एब्जॉर्ब, इसको Q2 मान ले क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय अमोनिया, और उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय उसका मास। तो मास ऑफ अमोनिया दैट इज M2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ, स्पेसिफिक हीट नहीं, यहाँ पे अमोनिया इवापोरेट हो रहा है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया जो कि है 341। ठीक है ना, M2 L2 बराबर, L2 हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या बच्चा, M2 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है, M2 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है, ये इसको हम Q2 मान लेते हैं ना, Q1 हमने ऑलरेडी निकाला है, तो इसको हम Q1, एक सेकंड, इसको हम लोग क्या मानते हैं, Q2 मानते हैं। Q2 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर Q2 विल बी इक्वल टू क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय अमोनिया M2 मल्टीप्लाई बाय L2। M2 का वैल्यू कितना है हमारे पास नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय L2 का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 341। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय 341 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब इसमें मेरे को Q2 पता है क्या, नहीं, तभी तो मेरे पास M2 नहीं पता है ना। देखो अगर आपको मास पता होता अमोनिया का, कितना मास लगने वाला है, कितना ग्राम, तो क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता। लेकिन हम लोग को तो ये निकालना है M2 का वैल्यू, तो उसके लिए आपको Q2 पता होना चाहिए, और Q2 क्या है, दैट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय अमोनिया। लेकिन हमने एक चीज पढ़ा है क्या, कि जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा अमोनिया वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, जितना वाटर ने हीट लॉस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं Q1 का जो वैल्यू होगा वो Q2 के बराबर होगा। समझ लो बात को, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, लिखो यहां पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं फिलहाल में, Q1 का वैल्यू नहीं, जरूरत नहीं मानने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये Q2 का वैल्यू को भी ऐसा ये करके रखो, ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज heat lost by water is equal to heat absorbed by ammonia. जितना हीट वाटर लॉस्ट करेगा उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा ना अमोनिया, कोई बाहर से तो हीट एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मेरा जो Q1 होगा वो Q2 के बराबर होगा, और अगर Q1 Q2 के बराबर होगा तो इस Q2 के जगह पे मैं Q1 लिख सकता हूं क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका मतलब मेरा Q2 का वैल्यू Q1 का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर Q2 विल बी इक्वल टू, Q1 का वैल्यू 560 है तो Q2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 560 किलो कैलोरी। समझ में आ रहा है? और ये जो Q2 का वैल्यू आया है 560, इसको उठा के 1 में डाल दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या था, दैट इज Q2 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय 341 था। समझ रहे हो बात को? 341 था, तो देयरफॉर Q2 का वैल्यू तो अभी अभी निकाला मैंने, Q1 के बराबर आया जो कि है 560 किलो कैलोरी। तो यहां पे मैं लिखूंगा Q2 के जगह पे 560 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय 341। इसका मतलब मेरा M2 यहां से निकल जाएगा, 560 डिवाइड बाय 341, इसको डिवाइड कर लो बच्चा, 560 को 341 से डिवाइड कर लो फटाफट, चलो फास्ट। 560 डिवाइड बाय 341, चलो एक सेकंड रुक जाओ। Q1 का वैल्यू कितना आया था हमारा, Q1 का वैल्यू चेक करो कितना आया था। एक सेकंड, एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा Q1 का वैल्यू ही थोड़ा गड़बड़ आया क्या, एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चा, आप लोग बस रुके रहना कि हम लोग ने कुछ गड़बड़ किया है शायद। हाँ ये 40 आएगा, सॉरी 20 टू 40 होता है। देखो मैंने ना कैलकुलेशन गड़बड़ किया, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी जस्ट क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला ये बच्चा 40 है, 400 नहीं है। तो 160 प्लस 400, ये पूरा 560 जो है वो गलत हो गया बच्चा, सॉरी मुझे माफ करना, मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैं घाई में कभी कराने के चक्कर में ये छोटा मोटा मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है ना बच्चा, तो प्लीज इग्नोर करना, अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। 160 प्लस 40 हो जाएगा 200, इसका वैल्यू 200 किलो कैलोरी आया, ठीक है, 200 किलो कैलोरी। इसका मतलब मेरा जो Q2 है वो Q2 भी आएगा 200 किलो कैलोरी, ठीक है, माफ करना। समझा यहां तक 200 किलो कैलोरी, ओके। तो ये Q1 आपका जब 200 आया तो Q2 इक्वल टू है ना, ठीक है। तो यहां पे अब जो हम लोग करेक्ट करेंगे उसको, वो ये आएगा, हाँ ये वाला, ठीक है। ये क्या आएगा, Q2 का वैल्यू कितना है 200, Q1 के बराबर 200 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय 341, तो देयरफॉर M2 विल बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 341। अब सही आएगा, मैंने गलती से 560 400 प्लस 160 कर दिया था, वो एक्चुअली 40 प्लस 160 था, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय 341 करो सब लोग फटाफट से, चलो। तो इसका आंसर आएगा 0.586, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 0.586, ठीक है, 0.586 आ रहा है, ठीक है, 0.586 आ रहा है। एक और वैल्यू ले लो, 4 kg में आ रहा है, ठीक है। तो हमें मिल गया मास ऑफ अमोनिया। लेकिन एक क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, देखो यहां तक बच्चे करेंगे राइट मिल जाएगा, लेकिन छोटा आधा मार्क्स 1 मार्क्स काट लेंगे, क्यों? क्योंकि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर इवापोरेटेड पूछा है, मतलब ग्राम्स ऑफ अमोनिया पूछा है, और हमने जो निकाला बच्चा वो केजी में निकाला, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देयरफॉर M2 विल बी इक्वल टू, अगर मैं किसी भी केजी वाले चीज को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि वो केजी में है। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.5684 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 3 जीरो है, पॉइंट जो है 3 नंबर से खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.568, मतलब पॉइंट इधर 1 2 3 नंबर से खिसक गया, यहां पे आ जाएगा पॉइंट, यानी 0.4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जीरो तो आएगा ही नहीं ना, स्टार्टिंग में कोई जीरो का मतलब ही नहीं होता है, तो ये आ जाएगा 568.4 ग्राम, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं देयरफॉर क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, तो मैं लिखूंगा कितना लिखूंगा, 568.4 ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी
इवापोरेटेड। ठीक है, सॉरी बच्चों, छोटा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, ये वाले में, लेकिन आपको समझ में आ गया और मैंने एग्जाम्पल को कंप्लीट कराने के पहले उसको सुधार लिया। इसके लिए हम लोग कभी कभी आंसर को क्रॉस वेरीफाई करते रहते हैं ताकि छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर ना हो। समझ में आ गया? तो चलो फाइनली इसी के साथ ये 3 एग्जाम्पल हमने आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। तो हीट चैप्टर है तो मजेदार, बहुत बढ़िया है, और आप लोग देखोगे लेक्चर्स इसके जो कंसेप्ट हमने सिखाया हुआ है और इससे भी बढ़िया है। तो आप प्लीज लेक्चर्स भी देखें, हमारे सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर वीडियोस देखें, साथ ही में आप लोग जो हमारे न्यूमेरिकल सीरीज चल रहे हैं उसको भी देखें। तो जरूर जरूर प्यार देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ऐसे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें और 2 एग्जाम्पल है उसको भी करा दूंगा और ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स का खत्म हो जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।